बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम कुछ बात करेंगे धार्मिक शब्दों की। जैसे कि बच्चे को नजर लग गई है, ताबीज पहना दो, नजर उतार दो, बुरी आत्मा का साया हो गया है, इस पे कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो गया है। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। मेरे साथ हर सेंटेंस को आप रिपीट करते जाइएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, शायद बच्चे को नजर लग गई है। यूजुअली घरों में कहा जाता है कि शायद बच्चे को नजर लग गई है। इस चीज को हम कह देते हैं परहैप्स द चाइल्ड हैज कॉट एन इविल आई। परहैप्स द चाइल्ड हैज कॉट एन इविल आई। इविल आई का मतलब है कि बुरी नजर। इविल मतलब होता है ये दुष्ट या बुरा। और लेकिन ये वैसे बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं है। अगर इसको अंग्रेज कहेगा तो अंग्रेज अगर अपनी भाषा में इसको कहें तो उसको इस तरीके से कहा जाता है, परहैप्स दिस चाइल्ड इज इफेक्टेड बाय इविल आई। इफेक्टेड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली बोलना चाहें तो परहैप्स द चाइल्ड हैज गॉट एन इविल आई भी आप कह सकते हैं। तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। और अगर बिल्कुल नेचुरली आप इंग्लिश में, जैसे एक नेटिव इंग्लिश में अगर कहना चाहें, देन यू वुड से परहैप्स द चाइल्ड इज इफेक्टेड बाय एन इविल आई। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बिना बात रो रहा है। बिना बात के रो रहा है। अब जब भी कोई चीज बिना काम के, बिना बात के हो रही है, जिसका कोई फायदा नहीं, रीजन नहीं आपको इंडिकेट करना है, तो क्राइंग फॉर नो रीजन। बच्चा रो रहा है तो ही इज क्राइंग फॉर नो रीजन। बिना बात के रो रहा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, द चाइल्ड इज क्राइंग विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन, फॉर नो रीजन सेम है। या तो विदाउट एनी रीजन या फिर फॉर नो रीजन। जैसे कि तुम वहां बेकार में जा रहे हो, हाँ, यू गोइंग देयर फॉर नो रीजन। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको कहना है कि वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। अब देखिए, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द है, सिर्फ भावना भावना का सारा खेल है। तो अगर आपको एग्जैक्टली भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखना है तो इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली बाय रीडिंग हिंदी सेंटेंसेज एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम एनी बुक। कोई फायदा नहीं होता है जब तक आप सिचुएशनल इंग्लिश को नहीं सुनेंगे ना, तब तक समझ नहीं आएगा कि एक सेंटेंस को किस किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है एग्जैक्टली उस भावना को पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि लाइव सेशन में जरूर आइएगा। एक्चुअली अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट होता है। पूरे चैनल को आप एक्सप्लोर करके देखिएगा। दूसरी चीज, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा। लाइव क्लासेस में आइए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पर आप को लर्नर्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस में आके जब आप सिचुएशनल इंग्लिश सुनेंगे, कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जा रहा है, तब एक्चुअल समझ में आएगा द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। राइट, ट्रांसलेशन से वो चीज पॉसिबल नहीं है। ग्रामर सीख के सेंटेंस बना के फ्लुएंटली और बिल्कुल नेचुरली एग्जैक्ट इंग्लिश में बात करना पॉसिबल नहीं है। गॉट माय पॉइंट है। और रही बात फीस की, बिल्कुल नाम मात्र की है। फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। अगर सीखना है, आपके अंदर इच्छा है सीखने की, लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, देन कम टू द क्लास। बाकी सब हम सॉल्व कर लेंगे। राइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर नो रीजन, और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। ही हैज बिकम वेरी इरिटेबल। इरिटेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, ही हैज बिकम वेरी इरिटेबल। जैसे इसी सेंटेंस, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं, एबल लगा दिया जाता है साथ में। जैसे कि ये सेशन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, समझ रहे हैं? अगर हमको ऐसा बताना है इसमें काफी ज्यादा नॉलेज मिली, इसकी क्वालिटी को एम्फेसाइज करना है, द सेशन वाज रियली नॉलेजेबल। नॉलेजेबल उस कंडीशन में लग जाएगा जब भी, जैसे कि हमें किसी आदमी के बारे में बताना है कि भाई उसके पास बहुत नॉलेज है, उसके पास बहुत नॉलेज है, उसकी क्वालिटी बताएंगे तो हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल। राइट, तो इसमें कह रहे हैं कि वो चिड़चिड़ा हो गया है, तो ही हैज बिकम वेरी इरिटेबल। एबल लग जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स हैं, सारे के सारे नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं ये सब नहीं मानता। अब दूसरा बंदा जो है वहां पर जो मौजूद है वो कह रहा है मैं ये सारी चीजें नहीं मानता, नजर लगना, नजर उतारना। सिंपल, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, इन का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑल दिस मतलब ये सारी चीजें जो भी बातें चल रही हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप नजर उतारना, ताबीज पहनना, इन सब में विश्वास रखते हैं? एक चीज तो और है कि एक्चुअल में क्या है ना, हिंदी के साथ इंग्लिश को कनेक्ट करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने सिर्फ हिंदी का सहारा लिया है इन बातों को कहने के लिए, ताकि आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में अपने तरीके से कहा जाता है, ये बात सच है। क्या आप नजर उतारना, ताबीज पहनना, इस सब में विश्वास करते हैं? अगर ये चीज मुझे किसी से पूछनी पड़े नेचुरली इंग्लिश में, तो मैं कैसे कहूंगा, डू यू बिलीव इन ऑल दिस? डू यू बिलीव
क्या आप विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन ऑल दीज रिचुअल्स? अब ये रिचुअल्स जो शब्द हमने इस्तेमाल कर लिया, इसमें सब कुछ आ गया। रिचुअल्स मतलब है रिवाज, नजर उतारना, और मतलब किसी भी चीज का धार्मिक से रिलेटेड वर्ड है। धार्मिक रिवाज वगैरह जो भी हम करते हैं, यज्ञ, हवन, नजर उतारना, कुछ भी काम करना, तो रिचुअल्स कहलाते हैं वो, धर्म से रिलेटेड। सो डू यू बिलीव इन ऑल दीज रिचुअल्स लाइक रिमूविंग इविल आई, वेयरिंग एम्यूलेट्स एंड ऑल? पूरा सेंटेंस बोल के देखें। डू यू बिलीव इन ऑल दीज रिचुअल्स लाइक रिमूविंग इविल आई एंड वेयरिंग एम्यूलेट्स, यानी कि नजर उतारना या फिर तावीज वगैरह पहनना, ऐसे रिचुअल्स में आप बिलीव करते हैं? डू यू बिलीव इन ऑल दिस रिचुअल्स, राइट? तो सेंटेंस का बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज लगता है इसके ऊपर भूत का साया है। अब ये इसी चीज को कहने के हिंदी में कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं लगता है इसके ऊपर का चक्कर हो गया, राइट? इसी चीज को कह रहे हैं वो घुमा फिरा के, लगता है भूत का साया है, लगता है इसको चुड़ैल ने पकड़ लिया, व्हाटएवर, कई भी शब्द इस्तेमाल होते हैं। फीलिंग क्या है? ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर स्पिरिट, राइट? तो इस चीज को कहना है अगर हमें, लगता है इसके ऊपर भूत का साया है, परहैप्स ही हैज बीन कॉट बाय एन इविल स्पिरिट। इविल का इस्तेमाल कर दिया, बिल्कुल दुष्ट, और स्पिरिट मतलब आत्मा ही होता है। परहैप्स ही हैज बीन कॉट बाय इविल स्पिरिट, यानी कि शायद इसको पकड़ लिया गया है इविल स्पिरिट द्वारा। तो ऐसी चीजों को बोलने के लिए लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। करना क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना पड़ता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंदी को ट्रांसलेट कर देंगे तो बात बनेगी ही नहीं। Perhaps he has been caught by evil spirit, कि इसको जरूर किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है। नाउ बच्चे की नजर उतार दो। अब देखिए, नजर उतारने के लिए दो तीन तरीके से कहा जा सकता है। बच्चे की नजर उतार दो, वार्ड ऑफ द इविल आई फ्रॉम द चाइल्ड। वार्ड ऑफ भी कह सकते हैं। वार्ड ऑफ मतलब बिल्कुल वो ये प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को हटा देना, वार्ड ऑफ। या फिर कह सकते हैं रिमूव, इजीली रिमूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव द इविल आई फ्रॉम द चाइल्ड। फ्रॉम द चाइल्ड इस तरह इस्तेमाल रखेंगे, करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। रिमूव द इविल आई फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चे की नजर उतार दो। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। बच्चे की नजर उतार दो या बच्चे से नजर उतार दो, तो ये की और से वगैरह ट्रांसलेट करके समझ नहीं आएंगे। सेंटेंसेस को सुनेंगे, कॉन्वर्सेशन में बैठेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज इसे ताबीज पहना के देखो। सामने वाला बंदा एक सजेशन दे रहा है कि इसे ताबीज पहना कर देखो। ट्राई पुटिंग एन एम्यूलेट ऑन हिम। अब देखिए, किसी को पहनाने की जब बात हो रही है, इसे ताबीज पहना कर देखो। ट्राई पुटिंग एन एम्यूलेट ऑन हिम, यानी कि उस पर रख के मत देखो। इसका अपने आप में स्ट्रक्चर है, ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं। तो ट्राई पुटिंग एन एम्यूलेट ऑन हिम, या फिर आप इस तरीके इसको और ज्यादा थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें, एग्जैक्टली थोड़ा ग्रामर और हिंदी से कनेक्ट करके बोलना चाहें, तो आप कह सकते हैं ट्राई पुटिंग एन एम्यूलेट अराउंड हिज नेक। अराउंड हिज नेक, यानी ट्राई पुटिंग एन एम्यूलेट अराउंड हिज नेक। लिटरल ट्रांसलेशन है, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट हो सकता है लेकिन मजा नहीं आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरली इस बात को इंग्लिश में बोले तो बोले कैसे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस है इन सब के चक्करों में मत पड़ो। अब एक सामने वाला बंदा सजेशन दे रहा है इन सारी सिचुएशन में कि इस सब के चक्कर में मत पड़ो। डोंट गेट इन ऑल दिस, जो सब चीजों की बातें चल रही हैं, डोंट गेट इन ऑल दिस का मतलब है इन्वॉल्व मत हो। गेट का बहुत सारी यूसेज है गेट के, हालांकि मैंने गेट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है, चैनल पे आप जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। कई जगह यूज होता है, हर जगह मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं डोंट गेट इन ऑल दिस, यानी इस सब में इन्वॉल्व मत हो, इस चक्कर में मत पड़ो, कनेक्ट मत हो इन सारी चीजों से। डोंट गेट इन ऑल दिस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी सोच को बड़ा करो। अपनी सोच को बड़ा करो दो तीन तरीके से कहा जा सकता है। दो एक तरीका हम देखते हैं, ब्रॉडन योर माइंडसेट। अब सोच तो सोच है, सोच को थिंकिंग भी कह सकते हैं, माइंडसेट भी कह सकते हैं। तो ब्रॉडन योर माइंडसेट, पूरा ओवरऑल उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, विचारों को बड़ा करो, कहते हैं ना कंडीशन। तो ये वो कहने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ब्रॉड करना, किसी को फैलाना, बड़ा करना, एक्सपेंड करना। ब्रॉडन योर माइंडसेट, या फिर इतना भी कह सकते हैं ब्रॉड अप योर माइंडसेट, ब्रॉड अप योर थिंकिंग। कई तरीके से कहा जा सकता है एक चीज को, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। बस होना ये चाहिए कि वट एवर सेंटेंस और स्ट्रक्चर यू आर यूजिंग दैट हैज टू बी करेक्ट एंड कंप्लीट। करेक्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। सो ब्रॉडन योर माइंडसेट, अपनी सोच को बड़ा करो। ईश्वर पर विश्वास करो, बिल्कुल बेसिक, ईश्वर पर विश्वास करो। अब देखिए, अगर हम ये कहते हैं बिलीव इन गॉड तब भी ठीक है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट यूजेज जो वर्ड्स है, हैव फेथ इन गॉड, तब एग्जैक्ट फीलिंग पहुंचती है कि किस चीज को कहना कैसे। हैव फेथ इन गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस इज और अच्छे कर्म करो। हैव फेथ इन गॉड और अच्छे कर्म करो एंड डू गुड डीड्स। देखिए, डीड्स का मतलब होता है कर्म,
और अच्छे कर्म करो एंड डू गुड डीड्स। अच्छे कर्म, कर्म जैसे कि मान के चलिए अगर हमको किसी को कहना पड़े कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है, तो ऑल दिस हैपनिंग टू यू बिकॉज ऑफ योर डीड्स, राइट। डीड्स मतलब कर्मों की वजह से, ऑल दिस हैपनिंग टू यू बिकॉज ऑफ योर डीड्स, आपके कर्मों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हैव फेथ इन गॉड एंड डू गुड डीड्स, अच्छे काम किया करो, कर्म किया करो। नाउ सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो। बी नाइस टू एवरीवन, बिल्कुल बेसिक, और इसके लिए तो आई थिंक बहुत सारे सेंटेंसेस हो ही सकते हैं। बी नाइस टू एवरीवन। नाउ भगवान से प्रार्थना करो। अब देखिए भगवान से प्रार्थना करो तो प्रे टू गॉड होगा, प्रे दैट गॉड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसको मैंने इसीलिए इन्वॉल्व इसमें ऐड कर लिया था अपने सेशन में। लोग अक्सर कह देते हैं प्रे द गॉड, तो प्रे टू गॉड होगा, द अगर कह देते हैं तब भी चल तो रहा ही है, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप जादू टोना में विश्वास करते हो? क्या आप जादू टोना में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन विच क्राफ्ट? विच क्राफ्ट कह देते हैं जादू टोना के लिए। देखिए दोनों में फर्क है, एक दोनों धर्म से रिलेटेड कर्म कांड है, धर्म से रिलेटेड जादू टोना भी, और ये अच्छे काम कर रहे हैं जैसे यज्ञ कर रहे हैं और सत्संग वगैरह कर रहे हैं, वो भी धर्म से रिलेटेड है। अच्छे के लिए है रिचुअल, राइट, अच्छे के लिए रिचुअल वर्ड है, और बुरे के लिए विच क्राफ्ट है। डू यू बिलीव इन विच क्राफ्ट, क्या आप जादू टोने में विश्वास करते हैं? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे पता है ये सब होता है। अगर आपको एक अपना ओपिनियन देना है कि मुझे पता है ये सब होता है, एग्जिस्टेंस बतानी है किसी भी चीज की, मुझे पता है भगवान होता है, मुझे पता है कि भाई ये चीजें होती हैं, आई नो ऑल दिस एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब ही है सिंपल, किसी चीज का अस्तित्व में होना, किसी चीज की प्रेजेंस होना। आई नो ऑल दिस एग्जिस्ट, मुझे पता है ये सारा कुछ अवेलेबल है हम हमारे आसपास। आई नो ऑल दिस एग्जिस्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन इस सबसे ऊपर भगवान हमेशा हमारे साथ है। आई नो ऑल दीज इविल थिंग्स एग्जिस्ट, मुझे पता है ये सारी बुरी चीजें आत्मा वगैरह होती हैं। आई नो ऑल दीज इविल थिंग्स एग्जिस्ट, बट लेकिन इस सबसे ऊपर भगवान हमेशा हमारे साथ है। अबव ऑल ऑफ दिस, अबव ऑल ऑफ दिस यानी इस सबसे ऊपर, अबव ऑल ऑफ दिस गॉड इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दीज इविल थिंग्स, राइट। देखिए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा एम्फेसाइज करने के लिए। गॉड इज ऑलवेज देयर है, उसकी भी प्रेजेंस ही बता रहे हैं देयर का इस्तेमाल करके, ऐसा नहीं कि यहाँ है या वहां है, एवरीवेयर गॉड इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दीज एविल एंड विकेड थिंग्स। व्हाट द पॉइंट? तो 2-3 बार जब आप रिपीट करेंगे इन सारे सेंटेंसेस को तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा इनके स्ट्रक्चर्स, लॉजिक, ग्रामर क्या लगा है इनके पीछे, राइट। तो एक दूसरे तरीका और मैं आपको बताता हूँ। एक्शन में लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती उनके साथ में, कि पहले ग्रामर सीख के फिर इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। लेकिन तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप इंग्लिश को सुनना शुरू करो, इंग्लिश को बोलना शुरू करो, और जहां जहां ग्रामर समझ नहीं आती है कि इसके बाद ये शब्द क्यों बोल रहे हैं, इसके पहले ये शब्द क्यों बोल रहे हैं, थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, जब आप उस तरीके से शुरू करेंगे ना तो आपको 1 साल के बजाय 2 महीने लगेंगे समझ आने में पूरी की पूरी अंग्रेजी का लॉजिक, राइट। तो पहले अंग्रेजी सीखनी है, बाद में ग्रामर सीखनी है। ग्रामर सीख के अंग्रेजी की तरफ नहीं पढ़ना है, वरना समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। व्हाट द पॉइंट? तो ये सेशन आपको कैसा लगा? देखिए फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, फीडबैक लिखने में बिल्कुल आलस नहीं करना है, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। फीडबैक जरूर दीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपके लेवल का था या नहीं था, और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सेशन के साथ। टिल देन बाय।